Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the scope of comparative politics यानी तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप्स के संबंध में विद्वानों के विचारों में मतभेद पाया जाता है। परंपरागत विद्वान तो ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में संविधान और संस्थाओं का अध्ययन शामिल है, लेकिन इसके विपरीत आधुनिक व्यवहारवादियों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में संस्थाओं के आचरण यानी व्यवहार अर्थात क्रियाविधि का अध्ययन शामिल है। तो इस प्रकार परंपरागत विद्वान तो तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में केवल संस्थात्मक अध्ययन को शामिल करते हैं, लेकिन आधुनिक व्यवहारवादी तुलनात्मक राजनीति में संस्थाओं के व्यवहार और क्रियाविधि के अध्ययन को भी शामिल करते हैं। तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र क्या हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका क्षेत्र है राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। इसको समझने से पहले हमें राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है और राजनीतिक संस्कृति क्या होती है इसको समझना पड़ेगा। तो राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो होता है वो अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्तियों, आस्थाओं, विश्वासों और मूल्यों को ग्रहण करता है, उन्हें विकसित करता है और स्थापित करता है और एक राजनीतिक प्राणी के रूप में व्यवहार करता है। तो एक व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आस्थाओं, मूल्य, विश्वासों को ग्रहण करना, विकसित करना, स्थापित करना और एक राजनीतिक प्राणी के रूप में व्यवहार करना राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। दूसरा वर्ड ये है राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक समाजीकरण से व्यापक अवधारणा है। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों के राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, आस्थाओं, दृष्टिकोणों और अभिवृत्तियों का समूह है। ये वही राजनीतिक मूल्य, विश्वास, आस्थाएं, दृष्टिकोण है जिनको ग्रहण करके एक व्यक्ति राजनीतिक प्राणी के रूप में व्यवहार करता है, उसे हम राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। और इन्हीं राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, आस्थाओं, दृष्टिकोणों के समूह को राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। विभिन्न देशों में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही हम विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति का ही आधार है। उदाहरण के लिए जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों में जो संस्कृति पाई जाती है वो खंडित संस्कृति है और खंडित संस्कृति के कारण ही राजनीतिक विचार, मूल्य, उद्देश्य, तरीके जो हैं इनमें एकरूपता नहीं है और सहमति भी नहीं पाई जाती। खंडित संस्कृति के कारण इन मूल्य, विश्वासों में एकरूपता का और सहमति का अभाव पाया जाता है। इसके विपरीत इंग्लैंड है और जैसे USA, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इन देशों में समरूप संस्कृति पाई जाती है, एक समान की संस्कृति पाई जाती है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति का ज्ञान बहुत जरूरी है। दूसरा विषय क्षेत्र है विभिन्न राज्यों की सरकारी संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन, डिटेल्ड स्टडी ऑफ द गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उनके अनुसार वे विभिन्न देशों की सरकारी संरचनाओं और उपसंरचनाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सरकारी संरचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन में विभिन्न देशों की विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यही संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रभाव के कारण सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा सरकारी संस्थाओं की कार्यपद्धति, उनको व्यवहारिक पहलू पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। सरकारी संरचनाओं का अध्ययन परंपरागत अध्ययन है उसमें किया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो अध्ययन किया जाता है, आधुनिक अध्ययन, उसमें इन संस्थाओं के कार्यपद्धति और व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा विषय क्षेत्र है राजनीतिक व्यवस्थाओं के पर्यावरण का अध्ययन। हर एक देश की राजनीतिक व्यवस्था एक अलग से पर्यावरण में काम करती है। राजनीतिक व्यवस्था के निवेश और निर्गतों पर भी पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, इनपुट और आउटपुट पर, और पर्यावरण भी इनसे प्रभावित होता है। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते समय पर्यावरण और इसके तत्वों की अवहेलना करना, उनकी अनदेखी करना उचित नहीं है। राजनीतिक पर्यावरण ही
राजनीतिक पर्यावरण की भिन्नता के कारण ही राजनीतिक संस्थाओं की कार्यपद्धति और राजनीतिक व्यवहार में अंतर आ जाता है और तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पर्यावरण का इतना ज़्यादा महत्व है कि विद्वानों ने तो इसे राजनीति का आधार तक कह दिया है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन के लिए राजनीतिक पर्यावरण का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। इसका चौथा स्कोप है विचारधाराओं का अध्ययन। आधुनिक युग में राजनीतिक विचारधारा की राजनीतिक व्यवस्थाओं के संचालन में बहुत भूमिका रही है। विचारधारा जो है वो एक देश को एकता के सूत्र में बांधती है और राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी वैलिडिटी प्रदान करती है। राजनीतिक विचारधारा के आधार पर ही शासक और शासितों के जो विचार हैं, संबंध, विश्वास, आस्थाएं और मूल्य होते हैं, उनका ज्ञान होता है। विचारधारा के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है और उनमें समानताओं और असमानताओं को भी खोजा जा सकता है। इसलिए राजनीतिक विचारधारा जो है वो जनता में अनुशासन, आज्ञापालन और बलिदान की भावना और उनके मनोबल को बढ़ाती है। यदि किसी देश के नागरिकों की विचारधारा ही नहीं होगी तो उस देश में पंचगामी पैदा होंगे और देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए विचारधाराओं का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का विषय क्षेत्र है। इसका पांचवा स्कोप या विषय क्षेत्र है राजनीतिक दलों और हित समूहों का अध्ययन। तो राजनीतिक दलों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जैसे एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था। साम्यवादी चीन में एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है, इंग्लैंड और यूएसए में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है और भारत, स्वीडन, स्विट्जरलैंड इन देशों में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति में दलीय प्रणालियों के वर्गीकरण करना, उन दलों की प्रकृति, सामाजिक आधारों, सिद्धांतों, कार्यक्रमों, सफलताओं, असफलताओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। आधुनिक समय में जो राजनीतिक दल हैं वो सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यही कारण है कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संगठन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सरकार की नीतियों, कानूनों और निर्णयों को प्रभावित करके अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति करते हैं। लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं की अपेक्षा दबाव समूह ज़्यादा सक्रिय होते हैं और ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसलिए तुलनात्मक राजनीति में हम दलीय व्यवस्था के साथ साथ दबाव समूह और हित समूहों का भी अध्ययन करते हैं। छठा विषय क्षेत्र है राजनीतिक विशिष्टजनों, राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार का अध्ययन। हर एक शासन व्यवस्था में सत्ता जो है वो कुछ लोगों के हाथों में होती है, अल्पसंख्यक वर्गों के हाथों में होती है और यही अल्पसंख्यक वर्ग अपनी योग्यता, क्षमता, गुणों के कारण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों का सत्ताधारी बन जाता है और ये अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग पर शासन करता है। इसी सत्ताधारी वर्ग और शासक वर्ग को हम अभिजन वर्ग या राजनीतिक विशिष्टजन कहते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में चुनाव के माध्यम से विशिष्ट वर्ग सत्ता में आता है और विशिष्ट वर्ग अभिजन वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। प्रजातंत्र को हम जनता का शासन कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रजातंत्र जो है वो इस विशिष्ट वर्ग का ही शासन होता है। इसलिए अभिजन वर्ग की प्रकृति तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है। मैक्रेटिस और वार्ड का कहना है कि जिन देशों में यत्नपूर्वक समाज के किन्हीं विशेष वर्गों को, यानी जैसे ये अल्पसंख्यक वर्ग है, इसको राजनीतिक सत्ता मिल गई और बहुसंख्यक वर्ग को राजनीतिक सत्ता जो है उससे वंचित रखा जाएगा, तो वहाँ वे हिंसक साधनों के द्वारा सत्ता को हथियाने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही अनेक देशों में सेना ने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया है और इससे राजनीतिक हिंसा का जन्म हुआ है। राजनीतिक भ्रष्टाचार भी राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक संकट, राजनीतिक व्यवस्थाओं के पतन का कारण होता है। भ्रष्टाचार के कारण ही पाकिस्तान के एक राष्ट्रपति ने अगस्त 1990 में प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को हटा दिया था। संक्षेप में कह सकते हैं कि राजनीतिक विशिष्टजन, राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। 7वां विषय क्षेत्र है आधुनिकीकरण और नगरीकरण की समस्याओं का अध्ययन। मॉडर्नाइजेशन एक बहुमुखी प्रक्रिया है। इसका संबंध है शहरीकरण, औद्योगिकरण, तकनीकी विकास, वाणिज्य, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास और संचार सहभागिता के साथ ही साथ राष्ट्रीय अभिज्ञान, प्रवेशन और एकीकरण से भी होता है। आधुनिकीकरण एक विवेकपूर्ण परिवर्तन और परंपरागतता से मुक्त है। आधुनिकीकरण के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन में सहायता मिलती है।
एडवर्ड शील्स जो है वो आधुनिकीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं को 3 श्रेणियों में बांटते हैं: परंपरागत, संक्रमणकालीन और आधुनिक। इन नगरीकरण की समस्याओं का अध्ययन करना भी तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र है। नगरीकरण और आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप ही राजनीतिक शक्ति के परंपरागत स्रोत जैसे परिवार, कुल, गांव, जाति, कबीले, धर्म, ये निष्ठाएं जो कमजोर पड़ जाती हैं और राष्ट्रीय भावना और निष्ठा का विकास होता है। विश्व के विकसित देश जैसे इंग्लैंड है, यूएसए, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इन देशों में परंपरागत स्रोतों की अपेक्षा राष्ट्रीय निष्ठाएं विकसित हो चुकी हैं, जबकि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो अविकसित देश हैं या विकासशील देश हैं उनमें परंपरागत निष्ठाएं अधिक प्रभावशाली हैं। इसलिए इस प्रकार आधुनिकीकरण और नगरीकरण के कारण भी समकालीन राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। आठवां स्कोप है हमारा नौकरशाही की भूमिका का अध्ययन। आधुनिक युग में नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी उसका विकसित और अविकसित विकासशील देशों के प्रशासन में महत्व है। सरकार की नीतियां, विधियां चाहे कितनी ही उत्तम और कल्याणकारी क्यों ना हो, वे तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उन्हें लागू करने के लिए योग्य, सक्षम और कर्तव्यनिष्ठ नौकरशाही ना हो। वास्तव में समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और उसे एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए विकास को गति देने में भी नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। रिक्स का कहना है कि नौकरशाही की भूमिका के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। जनता की अज्ञानता और निर्धनता पाई जाती है, स्वस्थ दलीय व्यवस्था का अभाव है हमारे देश में, सशक्त दबाव समूह का अभाव है और राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है। इसलिए नौकरशाही की भूमिका जरूरी है विकासशील और विकसित देशों में। नौकरशाही के तुलनात्मक अध्ययन के संबंध में मैक्स वेबर, रिग्स और चैंपमैन जो हैं इनके नाम उल्लेखनीय है। नौकरशाही का तुलनात्मक अध्ययन ये सिद्ध करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की नौकरशाही में लोक सेवा की भावना ज़्यादा है। इंग्लैंड की नौकरशाही की अपेक्षा भारतीय नौकरशाही में समाज सेवा की भावना बहुत अधिक कम है और भ्रष्टाचार बहुत अधिक ज़्यादा है। इस नौकरशाही की भूमिका का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के विषय क्षेत्र में शामिल है। अगला विषय क्षेत्र या स्कोप है राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना। तुलनात्मक राजनीति जो है वो केवल कानूनी, संस्थागत और औपचारिक अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं की संरचनाएं और उपसंरचनाएं भी शामिल हैं। राजनीतिक व्यवस्था के औपचारिक संगठनों में विधानमंडल हो गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये शामिल है, और अनौपचारिक संरचनाओं में राजनीतिक दल, दबाव समूह, वोटिंग बिहेवियर, हिंसक घटनाएं, दंगे, प्रदर्शन, ये सभी शामिल है। इसलिए इन सभी का अध्ययन करना भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का विषय क्षेत्र है। नेक्स्ट स्कोप है विकसित और विकासशील समाजों और राष्ट्रों का अध्ययन करना। परंपरागत तुलनात्मक अध्ययन में विकसित देशों जैसे इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता था। लेकिन लुशियन पाई, आलमंड, लासवेल, एफडब्ल्यू रिग्स, इन विद्वानों ने तीसरी दुनिया के देशों जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की समस्याओं का भी अध्ययन किया है। केवल यही नहीं, बल्कि वर्तमान समय में तुलनात्मक राजनीति में प्रजातंत्र और सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन भी शामिल है। इसलिए विकसित और विकासशील समाजों और राष्ट्रों का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के विषय क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट स्कोप है प्रतियोगी राज्यों के मध्य शक्ति संतुलन का अध्ययन करना। तुलनात्मक राजनीति में हम अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं जैसे युद्ध और शांति, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा की समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। इसमें हम प्रतियोगी राज्यों के मध्य शक्ति संतुलन का अध्ययन भी करते हैं। नेक्स्ट स्कोप है विश्लेषणात्मक और आनुभविक अध्ययन। तो तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में एनालिटिकल एंड इम्पेरिकल स्टडी भी शामिल है। विश्लेषणात्मक और आनुभविक अनुसंधान में राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं की अपेक्षा उसमें क्रियाशील कार्यकर्ताओं यानी पॉलिटिकल एक्टर्स के व्यवहार का अध्ययन भी शामिल है। नेक्स्ट स्कोप है अंतःशास्त्रीय अध्ययन, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सभी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र, इतिहास, इनका अध्ययन भी किया जाता है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति की एक अंतःशास्त्रीय अध्ययन अथवा अप्रोच है। नेक्स्ट स्कोप है मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांत।
आधुनिक व्यवहारवादी विद्वानों का कहना है कि तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप आदर्शक ना होकर व्यवहारिक है और वास्तविक है। इसलिए व्यवहारवादी चिंतक तुलनात्मक राजनीति को वैल्यू फ्री यानी मूल्य निरपेक्ष बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट स्कोप है अवधारणाओं और सिद्धांतों का अध्ययन करना। तुलनात्मक राजनीति के विश्लेषण में अवधारणाओं और सिद्धांतों की भूमिका है। सिद्धांत का उद्देश्य राजनीतिक तथ्यात्मकता के महत्वपूर्ण वेरिएबल्स को अलग करके उनमें पारस्परिक संबंध स्थापित करना है। आधुनिक विद्वानों के द्वारा तुलनात्मक विश्लेषण करते समय विभिन्न अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है और इन अवधारणाओं में राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति और अभिजन वर्ग, शक्ति सत्ता, वैलिडिटी औचित्यता पूर्णता, ये सभी शामिल हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, गतिशील है, जटिल है और समुद्र की भांति अथाह है। यानी इसका विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसका जो विषय क्षेत्र है वो 1945 के बाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में सरकार की संरचनाओं के साथ ही साथ व्यवहार का अध्ययन और उनके क्रियाविधि का अध्ययन भी किया जाता है। इसके विषय क्षेत्र में सरकार के औपचारिक संगठन के साथ ही साथ अनौपचारिक संस्थाओं जैसे राजनीतिक दलों और दबाव समूह का अध्ययन भी शामिल है। तुलनात्मक राजनीति में केवल यूरोपियन देशों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि असंख्यक विद्वानों ने तीसरी दुनिया के देशों, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी किया है। तो आज की क्लास में हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप्स के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।